नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं टॉप 100 पर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में चल रहे लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब 15 जून तक लागू रहेगा। इसमें जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दोबारा जांच की बढ़ती मांग के बीच एक नए अध्ययन में सनसनीखेज दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस वायरस को चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान की लैब में ही तैयार किया था। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घोषणा के बाद टीके को लेकर की जा रही राजनीति पर विराम लगाए जाने तो बेहतर कि जून में करीब 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि इस माह की तुलना में अगले माह लगभग 4 करोड़ अधिक टीके उपलब्ध होंगे। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को सरकार रूप देने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक बिरादरी जुटी तो एक वैश्विक स्वास्थ्य संस्थान के गठन का विचार भी उनके विमर्श के केंद्र में था। इस प्रकार 1943 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अस्तित्व में आया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कोई भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट का रुख देने के बाद ही होगा, जहां इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 31 मई को ही होनी है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा राज्य के संबद्ध स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित किए जाने वाली हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा CBSE 12वीं एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाने के संबंधित अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जारी किए गए हैं। देश भर में मौजूद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से सरकार पहले ही राहत के इंतजाम कर चुकी है। फिलहाल वाहनों चालकों के लिए टोल के और सुविधाजनक बातें हुई। NHAI ने घोषणा की है कि पर टोल प्लाजा अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो वाहन मालिकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से कमजोर पड़ने लगी है। लगातार नए मामले कम हो रहे हैं और ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं और 46 दिनों में नए मरीजों की सबसे कम संख्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद देश में पुलिस सुधार अटका पड़ा है। जब अभी जगती मुंबई में 100 करोड़ की वसूली की खबरों ने तहलका मचा दिया है, जिसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री का भी नाम शामिल हो गया है, तो पुलिस सुधार पर तत्काल कदम और जरूरी माना जाता है। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंधों से राहत संबंधी जनता जो भी फैसला करेगी सरकार उसे ही लागू करेगी। इसके लिए जिला, ब्लॉक, वार्ड तथा गांवों के आपदा प्रबंधक समूह को बैठक करके निर्णय करने के लिए कहा गया है। समूह की सिफारिश के आधार पर सरकार सोमवार को जरूरी हुआ तो दिशा निर्देश जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना नियंत्रण की जिम्मेदारी जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। छत्तीसगढ़ के सूरत जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत दरसेड़ी में निर्माणाधीन कुएं के धंसने में दबे 3 मजदूर की मौत हो गई। 24 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को 5.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कोरोना संक्रमण की स्थिति संभलने से देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है। इस देखते हुए सरकार अगले 2-3 दिन में कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों में लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर लगी रोक हटा सकती है। महामारी की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 25 अप्रैल को उद्योगों में लिक्विड ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह राशि केवल 15 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी करने के साथ जारी की गई है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में अभी तक कोई मसौदा नहीं भेजा है। पिछले 3.5 साल से भारतीय जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंके रहे भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी के प्रत्यारोपण को लेकर भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। चौकसी को पिछले हफ्ते कैरेबियाई देश डोमिनिका की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 जून से उसके प्रत्यारोपण के मामले पर कानूनी सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह बाहर निकलने वालों से जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि अब स्वास्थ्य सुविधा रुदड़ करने पर खर्च की जा रही है। कटघोरा अनुभाग के तहसीलदार की पहल पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। दैनिक संक्रमण दर पिछले 6 दिनों से 10% से नीचे बनी हुई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से नीचे आ गई है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है और यह अभी भी 3,000 से ज्यादा बनी हुई है। यूक्रेन से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत तक पहुंच की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने एक ट्वीट के जरिए इस खेप लिए यूक्रेन का आभार प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत भेजे गए 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए यूक्रेन का धन्यवाद। आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत में ऑक्सीजन की कमी के 100 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत केंद्र और राज्यों के संबंध अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से योजना आयोग को भी फिर से बहाल करने का अनुरोध किया है। केरल विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लक्षद्वीप के लोगों के प्रति एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने कहा, केंद्र को लक्षद्वीप मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश कई खुफिया जानकारियों के आधार पर दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके कंप्यूटर विश्लेषण से रहस्य से पर्दा हट सकता है। अधिकारियों ने नए प्रमाण के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से वंचित हो चुके हैं। उनके विरोधी अब इसकी कवायद में जोर शोर से लगे हुए हैं। विरोधियों का पूरा जोर नेतन्याहू को पद से हटाकर सत्ता पर बैठाना है और इस पे पूरे राजनीतिक घमासान में विरोधियों की नजरें दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट पर लगी हुई है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन और महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 53.64 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। हालांकि सुबह 9:18 पर इसमें 73.38 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यहां 51,349.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 19.10 अंक गिरकर 15,416.55 के स्तर पर था। जून 2021 टर्म ईडी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। जून 2021 टीईई के लिए प्रोजेक्ट वर्क, डिजास्टेशन, फील्ड वर्क, जनरल और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने का आज आखिरी दिन है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर उठे सवालों के बीच चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस लौट आया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के अचानक कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ रहे हैं। चीन की ओर से देश के दक्षिणी इलाके में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ने की सूचना दी गई है। 30 मई को कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने ग्वांगडोंग प्रांत की राजधानी ग्वांगझू के इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है।
केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी द्वारा किया जा रहा काम देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, नहीं झुकते। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने भी गडकरी की सराहना की है। कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद अब ब्लैक फंगस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है। यह वायरस इतना घातक हो चुका है कि अब तक इस वायरस के 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन पर उत्तर प्रदेश सरकार विशेष जोर दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि राजधानी लखनऊ में 3 जगहों पर मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। यहां हर दिन लोगों को भारी संख्या में टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को सिर्फ जग रजिस्ट्रेशन पर टीका लगाया जाएगा। लखनऊ स्थित छोटा इमामबाड़ा, इकाना स्टेडियम और केडी सिंह बाबू स्टेडियम वैक्सीनेशन के प्रमुख केंद्र होंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने की वजह से केस कम हो गए हैं। देश में 50 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना 1.52 लाख मामले सामने आए तो करीब 3100 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष यानी सेमेस्टर के परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्र छात्राओं ने बिलासपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट बिलासपुर यूनिवर्सिटी.ac.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT हैदराबाद में अनुसंधानकर्ताओं ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एक ओरल सॉल्यूशन तैयार किया है और वे इस प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं। भारतीय बैंक से कर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी इस वक्त डोमिनिका की गिरफ्त में है। डोमिनिका प्रशासन ने मेहुल चौकसी का कोविड-19 टेस्ट करवाया है, जो नेगेटिव आया है। एंटीगुआ न्यूज रूम की रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल चौकसी को जेल से क्वारंटीन सेंटर से शिफ्ट किया गया है। उससे पहले उसका कोविड टेस्ट करवाया गया था। हरियाणा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए यानी 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने रविवार को यह घोषणा की, जिसमें दुकान खोलने के वक्त और मॉल पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की जानकारी भी दी गई थी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट या सुरक्षित हरियाणा करार दिया है। छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज उत्तराखंड के हरिद्वार लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार अपनी फरारी के दौरान हरिद्वार भी गया था। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशील कुमार को उसकी फरारी के समय शरण दी थी और उसकी मदद की थी। अमेरिका भीड़ पर फायरिंग की घटनाएं लगातार तेज हो रही है। हाल ही दिनों में अमेरिका में बने किसी खास उद्देश्य के भीड़ पर फायरिंग की कई घटनाएं हुई है। रविवार को फ्लोरिडा इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भीड़ पर फायरिंग हो गई। रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल पूरे कर चुके नरेंद्र मोदी ने हर किसी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ जंग में भी विजय हासिल करने का विश्वास जताते हुए कहा कि इन वर्षों में कई चुनौतियां भी आईं और भारत के लिए गौरव के कई क्षण आए हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की पेनड्राइव अपने पास होने के बयान देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उलझ गए हैं। इस राजनीतिक बयानबाजी को विशेष जांच दल ने अपनी कार्रवाई में शामिल कर दिया है और कमलनाथ से पेनड्राइव उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि कमलनाथ ने फिर कहा है कि पेनड्राइव उनके पास नहीं है।
केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने सुरक्षा, जन कल्याण और सुधारों के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। इसके सर पर 2 लाख का इनाम था। यह एनकाउंटर सोमवार सुबह 6:30 बजे गिदम पुलिस स्टेशन के तहत गुलामनगर गांव के निकट हुआ, जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की ओर से नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के खंडपीठ द्वारा निर्धारित समय 11 बजे से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई अब 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और CBSE की तरफ से एडवोकेट जनरल के खंडपीठ के समक्ष कहा कि केंद्र को अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र में आई लगातार हुई तेज बारिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। इस क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ के बाद सैकड़ों लोगों को वहां से हटकर सुरक्षा स्थानों पर ले जाया गया है। इसके लिए प्रशासन के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 2,37,568 लोग ठीक भी हुए। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 27 अप्रैल को 3,288 लोगों को संक्रमित पुष्टि हुई थी। देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहां पाबंदियां तो है लेकिन छूट भी है। इनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। राज्य में 31 मई तक पहले ही पाबंदियां लागू थी। अब इन्हें अगले 15 दिन के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है। उद्धव ने कहा कि हर दिन मिलने वाले मामलों में कमी के बावजूद ये पिछली लहर के पीक के पास है। महाराष्ट्र में रविवार को 18,600 नए केस मिले हैं। ये मिड मार्च के बाद सबसे कम है। इस बीच 24 घंटे में 402 मरीजों की मौत भी हुई। इससे पहले 16 मार्च के राज्यों में 17,864 मामले दर्ज किए गए। सीएम ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। सख्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण अभी भी तेज हो रहे हैं। अभी भी हालात काबू नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई समेत कई बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 12,500 मीट्रिक टन से बढ़कर 13,000 मीट्रिक टन की गई है, लेकिन दैनिक जागृत 17,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। सीएम ने कहा कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है कि संक्रमण की तीसरी लहर कब आएगी, इसलिए हमें अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए। जिलों के केस की संख्या के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू हो गए हैं। कोरोना से देश के सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक कुल 57.31 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। यहां 94,844 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। 53.62 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। बीते दिन दुनिया में करीब 3 महीने बाद नए संक्रमित का आंकड़ा 4 लाख से नीचे पहुंच चुका है। रविवार को दुनिया भर में 3,98,811 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। इससे पहले 9 मार्च को दुनिया में 3.93 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इटली में बीते दिन कोरोना के 2,949 मामले सामने आए और 44 लोगों की जान गई। एक दिन में होने वाली मौतों का यह आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर के बाद से सबसे कम है। इससे पहले अक्टूबर मिड तक यहां औसतन 40 से 50 मौतें हो रही थी।
ब्रिटेन में सरकार एनएचएस स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। यहाँ के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री नदीम जहावी ने बताया कि सरकार इस पर मंथन कर रही है। हम जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। दुनिया में करीब के अब तक 17.10 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 35.56 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15.32 करोड़ लोगों ने कोरोना की मात दी है। फिलहाल 1.43 करोड़ लोग का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरे में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है। यह हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज के इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम से उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट में MICU के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 से ALH MK3 विमान INS हंसा पर तैनात है। इमरजेंसी MICU के तहत हेलीकॉप्टर में 2 डिफ्लेरेबी मल्टीपैरा मॉनिटरिंग वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट इंजेक्शन और सिरिंज पंप लगाए गए हैं। इनमें एक सक्शन सिस्टम भी लगाया गया है जो मरीज के मुंह या सांस लेने के रास्ते को साफ कर सकता है। MICU सिस्टम हेलीकॉप्टर के पावर सप्लाई से ही चलेगा। इसमें 4 घंटे का बैटरी बैकअप भी है। हेलीकॉप्टर में यह इक्विपमेंट 2 से 3 घंटे में ही लगाए जा सकते हैं। इसके बाद यह हेलीकॉप्टर एयर को SE 8 MCU सेट बनाकर नेवी को देना है। इससे यह पहला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़ों में प्रशासन द्वारा हेराफेरी की जा रही है। इसी बीच कई बड़ी दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया जब एक महिला 4 दिन की बच्ची को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंची। महिला बेलखर रोने लगी और कहा कि इस बच्ची के पिता और मेरे पति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। अलीगढ़ जनपद में जहरीली शराब पीने से लगभग 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक लोग थाना क्षेत्र के राइट गांव के रहने वाले अंग्रेजा खां थे। आवदा ने बताया कि उसके पति ने पचपेड़ स्थित देसी शराब के ठेके से शराब खरीदी थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ऐसी शिकायत करने वाले महिला अकेली नहीं है। DM ऑफिस में से ऐसे 12 मृतकों के परिजन पहुंचे हैं जिन्होंने कहा कि प्रशासन ने मृतकों का जबरन अंतिम संस्कार करवाया है। लोधा क्षेत्र में 4 गांव में ही 25 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि इन पीड़ितों से DM और SDM किसी ने भी मुलाकात नहीं की है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाम पर 80% और 20% स्कॉलरशिप ईसाइयों को दी जा रही है। उलट ईसाइयों ने इस फैसले को स्वागत किया। केरल के ईसाई संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने की मांग की है। चर्च के ट्रस्टी को जैकोबाइट बिशप जोसेफ गैगरिया ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करवाकर हमें न्याय दिलाएगी। केरल में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस फैसले पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ICUS ने कहा कि सरकार अदालत के सामने तथ्य रखने में असफल रही है। गंगा किनारे मिली लाशों के बाद उत्तर प्रदेश की एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बलरामपुर में एक कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार करने की बजाय परिवार ने शव को राप्ती नदी में फेंक दिया है। यह घटना कोतवाली थाना इलाके में राप्ती नदी पर बनी रिसाई घाट पुल की है। शव को राप्ती नदी में फेंके जाने के दौरान वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। बलरामपुर में कोरोना काल में अपने किस तरह पराये हो जाते हैं, बलरामपुर की यह घटना बताती है। यह चंद रुपए बयान बचाने का कोरोना के डर से शव का अंतिम संस्कार न करके राप्ती नदी में फेंक दिया गया है। मृतक का नाम प्रेमनाथ है। प्रेमनाथ के परिवार में उनके कई एक भाई है जो मुंबई में रहते हैं। उनके माता पिता का निधन काफी समय पहले हो चुका है। पत्नी भी 3 साल पहले मर चुके हैं और उनकी कोई औलाद नहीं है। लॉकडाउन की वजह से प्रेमनाथ बलरामपुर में अपने भतीजे संजय शुक्ला के घर रहने लगे। 25 मई को उनकी हालत बिगड़ी तो संजय शुक्ला ने उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया। कोरोना का डर गए कुछ और रुपए बचाने के लिए संजय शुक्ला ने प्रेमनाथ का अंतिम संस्कार न करने का फैसला किया और उन्हें एक सफाई कर्मी मनोज को 1500 रुपए दिए और उन्हें राप्ती नदी में फेंकवा दिया।
पुलिस के मुताबिक संजय शव को राप्ती नदी के घाट पर प्रवाहित करने चाहता था। वह राप्ती नदी पुल के नीचे खड़ा था। बारिश के कारण सड़क पर ट्रैफिक कम होने पर दोनों ने पहले शव के साथ पत्थर बांधे और फिर उसे पुल से नीचे गिरा दिया। जिले के संयुक्त चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया है। 3 दिन इलाज चलने के बाद 28 मई को प्रेमनाथ की मौत हो गई। इसकी खबर संजय शुक्ला को दी गई तो उन्होंने अगले दिन शव लेने की बात कही। भरतपुर के नीमदा गेट के पास शुक्रवार शाम को सरेआम डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा को ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करने वाले अनुज और उसका साथी महेश का 36 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिल सका। बीच शनिवार को एक ही चिता पर डॉक्टर दंपति को शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल में 4 जिंदगियों की दर्दनाक मौत से जुड़ा पूरा मामला डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट रह चुकी दीपा गुर्जर उर्फ रिया के बीच अफेयर का है। दीपा की मौत के बाद गिरफ्तार हुई डॉक्टर सीमा ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने भरतपुर में पौष इलाके में सूर्या सिटी में एक महंगा विला खरीदा था। सुदीप ने बताया था कि एक बैंक मैनेजर को विला किराए पर दे दिया है। आसपास के लोगों के मुताबिक डॉक्टर सुदीप खुद अक्सर वहां आते जाते थे और वक्त बिताते थे। डॉक्टर सीमा ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उनके महंगा विला में रह रही दीपा गुर्जर ने 1 नवंबर 2019 को विला में आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर खोला था। इसके निमंत्रण पत्र में दीपा ने डॉक्टर सुदीप का नाम भी छपवाया था। लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे वाले लोगों के धरपकड़ कर पुलिस द्वारा उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है, लेकिन इंदौर पुलिस ने अनूठा प्रयोग किया है। पुलिस द्वारा तफरी करने वालों को पकड़कर पहले उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है, जहां उन्हें 3 घंटे की सजा मिली है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की सहायता से टेस्ट करने वाली टीम को रीगल चौराहे पर तैनात रखा। तफरी करने वालों के सैंपल हाथों हाथ लिए। जब तक सैंपल लेने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट आती है, उस व्यक्ति को वहां बिठाया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कई लोग टेस्ट कराने के डरते हैं, लेकिन उनका फिर भी टेस्ट किया जाता है। पहले दिन कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि वह पॉजिटिव आता तो तुरंत उसे एमडीएच या नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रविवार से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8,63,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसी के दौरान भोपाल के दर्पण सोनी और अर्पणा सोनी के दौरान कोरोना से अपने पेरेंट खो दिए हैं। दर्पण इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि अर्पणा 12वीं कक्षा में है। अर्पणा ने मुख्यमंत्री से कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती हैं। जयंत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी चिंता बहन की शादी को लेकर है। इस बारे में जयंत ने मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने बोला उनकी शादी भी सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन बच्चों के रिश्तेदार उनकी देखरेख नहीं कर पाएंगे, उनकी शासकीय बाल गृह में व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल कॉलेज फीस भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के अलावा भी अनाथ बच्चों का पालन पोषण भी सरकार करेगी। उनकी पढ़ाई व रहने का इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान रविवार सुबह एक कार सवार ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान भी जाने लेने की कोशिश की है। आरोपी तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से आ रहा था। घायल होने के बाद भी आरक्षक ने एक जिप्सी से आरोपी कार का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहे। रविवार सुबह करीब 10 बजे रेगदार इलाके से टीआई तलिया डिप्टी सिंह ने बताया कि करीब सुबह 6 बजे ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस का पॉइंट था। ट्रैफिक पुलिस थाने के आरक्षक प्रभात तिवारी ड्यूटी पर थे। आरोपी सामने से टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। घटना के बाद सड़क पर जा रहे वाहन चालक भी यह घटना को देखकर घबरा गए। भोपाल में कालिया सोता नदी किनारे अमरनाथ कॉलोनी में सुअरों द्वारा शव नोचे जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। बच्चों के सामने पति की हत्या कर शव को घर में ही दफनाने वाली उर्मिला दवर कम कथित प्रेमी मोहन का शव भी जमीन पर दफनाना चाहती हैं। सनसनीखेज खुलासा उर्मिला ने पुलिस पूछताछ में किया है। पति की हत्या के बाद वह मोहन के साथ ही रहने लगी थी।
उर्मिला ने बताया उसके और मोहन के अवैध संबंधों के बारे में रंजीत को पता चल गया था। इस कारण दोनों ने पहले बच्चों और रंजीत के मुंह में कपड़ा ठूसा, इसके बाद पीट पीट कर रंजीत की हत्या कर दी। पुलिस को मोहन का शव शुक्रवार सुबह कलियासोत नदी के पास मना कॉलोनी के यहां सुअरों से नोचते हुए मिला है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उर्मिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था। नालंदा में लॉकडाउन के दौरान अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बदमाश आए दिन अप्रिय घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला वैना थाना क्षेत्र के गिरचदग गांव में रविवार को सामने आया है। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक संक्रमित जिलों में शामिल रतलाम जिला अब कोरोना की तेज रफ्तार को थामने में सफल होता नजर आ रहा है। रतलाम जिले में 8 मई को सर्वाधिक 398 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। रविवार की दोपहर सूरजपुर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जैसे ही लौटने लगे हेलीकॉप्टर में दिक्कत आ गई। सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकारी और हेलीकॉप्टर का शीशा चटक गया था। ऐसे में टेक ऑफ करना रिस्की हो सकता है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।